और अब बात एक और बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं आगामी उपचुनाव। बताएं कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसकी जानकारी समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर दी है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मैनपुरी लोकसभा रामपुर विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और खतौली विधानसभा सीट पर आरएलडी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। इन तीनों सीटों पर 5 दिसंबर को चुनाव होने हैं। 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। सपा और आरएलडी मिलकर लड़ेंगे ये आगामी उपचुनाव। इसकी जानकारी खुद समाजवादी पार्टी के अकाउंट ने ट्वीट कर दी है। 5 दिसंबर को ये चुनाव होगा। समाजवादी पार्टी और आरएलडी एक साथ मिलकर ये बाई इलेक्शन लड़ने वाले हैं। 3 उपचुनाव हैं, जिसमें से 2 विधानसभा 1 लोकसभा सीट पर है। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन तीनों चुनाव मिलकर लड़ेगा, जिसमें से रामपुर और मैनपुरी की सीट पे समाजवादी पार्टी का सिंबल होगा, खतौली की सीट पे राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 2022 के चुनाव में जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद जितने उनके वादे थे उसमें से एक भी पूरा करने का काम नहीं किया है। जनता को धोखा देने का काम किया है। जनता भी खुद ठगा महसूस कर रही है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, इस उपचुनाव में जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को ये कहने के लिए कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन ये चुनाव जीत गया है। देखिए, जिस तरीके से आज निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, ये एक शर्मनाक बयान है। आपसे ना अर्थव्यवस्था संभल रही है, ना युवाओं को आप रोजगार दे पा रहे हो, गन्ना किसानों को आप रेट तक घोषित नहीं कर पा रहे हो, उनका भुगतान नहीं कर रहे हो। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और उपचुनाव में जनता इनको हरा के ये संदेश देगी कि अगर इन्होंने आगे आने वाले सालों में काम नहीं किया तो 2024 और 27 में भी इसी तरीके से इनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी मथुरा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सुबह श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए और पूजा की। साथ ही मंदिर के सेवकों ने सीएम का स्वागत किया। इसके बाद मंत्रोच्चारण के मध्य मुख्यमंत्री योगी ने पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया। इसी के ही साथ संपूर्ण श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में उपस्थित सभी भगवान के दर्शन भी किए और उनकी पूजा अर्चना भी की। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन भी किया। तो वैसे भी भगवान के अवतार की धरती है। लोग बड़ी श्रद्धा भाव के साथ यहां आते हैं। भारत से गए हुए सन्यासी वैश्विक मंच पर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार किया और आज दुनिया के अंदर कई देशों में इस्कॉन जैसी संस्थाओं ने भागवत धर्म की जो सेवा की है वो अभिनंदनीय है, अविस्मरणीय है। और इसके लिए मैं इस्कॉन को धन्यवाद देता हूं और स्वामी श्री प्रभुपाद जी को उनकी भागवत धर्म की सेवा के लिए नमन भी करता हूं। हम सबका दायित्व बनता है। ये धरती भगवान कृष्ण और राधा रानी की लीला भूमि तो है ही, ये गौ सेवा की भूमि भी है। और गौ सेवा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जो बात यहां पर डॉक्टर लक्ष्मीधर बेहरा जी भी कह रहे थे, खारा पानी है, मिट्टी नमकीन है। समाधान क्या है? समाधान 2 ही है। बरसात के जल का संरक्षण करना और दूसरा जो यहां पर उन्होंने उपयोग किया भारतीय नस्ल के गोवंश का जीवामृत और घनामृत का छिड़काव करके इस धरती को पूरी तरह किसी भी प्रकार के विष से मुक्त करने के लिए, वह नमकीन और खारा इसलिए क्योंकि विष का अंश उसमें इतना ज्यादा आ चुका है कि वह अब अपने को परिष्कृत करना चाहती है, शुद्धि करना चाहती है
और शुद्धि के लिए घनामृत और जीवामृत सबसे अच्छा माध्यम होगा। ये घनामृत और जीवामृत विशुद्ध रूप से आगे बढ़ सकता है, इस धरती के खारेपन को दूर कर सकता है, जल के खारेपन को दूर कर सकता है। ये दो तरकीबें बहुत अच्छी हो सकती हैं। ठीक है। और इतना बड़ा कैंपस में वो चमत्कार देखने को मिल रहा है। आज गाय केवल दूध देने तक ही सीमित नहीं है, इसको हम नेचुरल फार्मिंग से भी जोड़ सकते हैं। मैंने देखा था, आपने इस बार देखा होगा, बरसात 1 महीने लेट चल रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जहां पे फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड का ज्यादा उपयोग हुआ है, अंतिम बरसात पड़ने पर जो नवंबर प्रथम सप्ताह में प्रारंभ हुआ था, 8-10 दिनों तक लगातार बारिश पड़ती रही, उस फसल को नुकसान हुआ। लेकिन जहां पर नेचुरल फार्मिंग से जीवामृत और घनामृत का उपयोग करके जहां पर किसान बंधुओं ने, प्रगतिशील किसानों ने या इनिशिएटिव लिया, वहां पर फसल को नुकसान नहीं हुआ, बहुत अच्छी फसल वहां पर चल रही है। और इसके लिए धरती की शुद्धि के साथ साथ फसल की शुद्धि भी और अच्छा उत्पादन भी हो रहा है। इसके साथ ही हम भारतीय नस्ल के देसी गोवंश से तमाम प्रोडक्ट तो बना ही सकते हैं, उनके गोमय से, गोमूत्र से बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। आज उससे सीएनजी भी बन रही है। इसी मथुरा में एक प्लांट लगा हुआ है, इस्कॉन को जाके देखना चाहिए। वहां पर आज बदायूं में भारतीय नस्ल के गोवंश के गोबर से और गोमूत्र से पेंट का निर्माण भी हो रहा है। पहले भारत के अंदर हर परिवार अपने घर की पुताई गाय के गोबर से ही करता था, शुद्ध माना जाता था। आज उससे पेंट बन रहा है, पेंट से पुताई करेंगे तो और प्रभावी होगा। और डॉक्टर लक्ष्मीधर बेहरा तो स्वयं ही एक वैज्ञानिक हैं, आईआईटी मंडी के डायरेक्टर भी हैं, और मैं उनसे कहूंगा कि इस शोध को अगर वे आगे बढ़ाएंगे तो ये बहुत अच्छा काम होगा, बहुत सारे लोग इससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और इस्कॉन जैसी संस्थाओं को इस दिशा में लीड करना चाहिए, इसे आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। अच्छा कार्य हो रहा है, इसको और अच्छा बनाने की आवश्यकता है, और अच्छा बनाने की आवश्यकता है। आपका ये जो प्रयास है अभिनंदनीय है, लेकिन यहां जितनी खेती हो वो खेती केवल हम प्राकृतिक पद्धति से करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर विशेष जोर दिया है। देश के अंदर इसका बोर्ड बन चुका है, राज्य सरकार के अंदर इसका बोर्ड बनने की प्रक्रिया के साथ जुड़ चुका है, प्राकृतिक कृषि बोर्ड। हम इसके लिए कदम उठा रहे हैं, अन्नदाता किसानों को इंसेंटिव दे रहे हैं, हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। और मैं आह्वान करूंगा आप सब भी इसके साथ जुड़िए, हर संस्था को जुड़ना चाहिए। शिक्षा, धार्मिक और आध्यात्मिक जागरण के साथ ही भक्ति, वेदांत के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही हमें न केवल आस्था का सम्मान करना है, बल्कि स्वावलंबन के मार्ग पर अधिक से अधिक लोगों को अग्रसर करने की दिशा में भी हमारा प्रयास प्रारंभ होना चाहिए। और इस्कॉन जैसी संस्थाएं जब इस कानपुर में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 40 नए मरीज सामने आए। डेंगू की चपेट में आए मरीजों में से 6 बच्चे भी हैं। 40 में से 27 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डेंगू के प्रकोप से कानपुर में 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। हैलेट समेत सभी ब्लड बैंकों में रोज 25 यूनिट का स्टॉक अनिवार्य है।
बांदा में जिलाधिकारी दीपा रंजन ने निरीक्षण किया है। जिला अस्पताल का किया है निरीक्षण। खामियां मिलने पर कर्मचारियों की फटकार लगाई है। डेंगू वार्ड में भर्ती मरीजों से मुलाकात की है। बाहर की दवाइयां लिखने पर पाबंदियां भी लगाई हैं। ये बांदा से खबर है। जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है औचक निरीक्षण दीपा रंजन ने। खामियां मिलने पर कर्मचारियों को फटकार लगाई है। बाहर की दवाइयां लिखने पर पाबंदी लगाई है। तो जिलाधिकारी हैं दीपा रंजन, जिन्होंने निरीक्षण किया है बांदा का। जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है औचक। खामियां मिलने पर कर्मचारियों की फटकार भी लगाई है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर पहुंचती हैं दीपा रंजन, जो कि हाल ही में बदायूं से बांदा गई हैं, यानी कि उनका ट्रांसफ़र हुआ है। और वो जैसे ही पहुंची जिला अस्पताल तो उन्होंने तमाम खामियां पाई और उन्हीं खामियों को लेकर उन्होंने फटकार लगाई है, निर्देश भी दे दिए हैं। डेंगू वार्ड में भर्ती मरीजों से मुलाकात करी है, उनका हालचाल भी जानना है। जिलाधिकारी हैं दीपा रंजन, जिन्होंने निरीक्षण किया है डेंगू वार्ड का। जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है और साथ ही साथ बाहर की दवाइयां लिखने पर पाबंदी भी लगाई है कि डॉक्टर्स जो हैं वो बाहर की दवाइयां ना दें मरीजों को, ना ही लिखें वो। ये बड़ी खबर बांदा से सामने आई है। जिलाधिकारी दीपा रंजन ने निरीक्षण किया है क्योंकि हाल ही में नियुक्ति हुई है उनकी, ट्रांसफ़र होकर वो आई हैं यहाँ पर बांदा में। पहले बदायूं में वो पोस्टेड थी, लेकिन अब उनका बांदा ट्रांसफ़र हुआ है। और देखिए दीपा रंजन की सक्रियता, वो पहुंची हैं जिला अस्पताल और वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने निरीक्षण किया है जिला अस्पताल का। बाहर की दवाइयां लिखने पर पाबंदी लगाई है और वो देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे वो हालचाल भी जान रही हैं, मरीजों से मुलाकात भी कर रही हैं और डेंगू वार्ड में जो मरीज भर्ती हैं उनसे मुलाकात भी है। बाहर की दवाइयां लिखने पर पाबंदी भी लगाई है दीपा रंजन ने। तो जिलाधिकारी हैं दीपा रंजन, बांदा की नई डीएम बनी है ये, और इन्होंने पहुंचकर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। डेंगू वार्ड में भर्ती मरीजों से मुलाकात भी की है और ये भी आदेश दे दिए हैं कि बाहर की दवाइयां लिखने पर पाबंदी रहे। और वहीं मेरठ बागपत हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी है। इस हादसे में एक की मौत हुई है, 4 लोग घायल हुए हैं। सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र का मामला ये सामने आया है। बागपत से भीषण हादसा हुआ है जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई है और इस हादसे में एक की मौत हुई है, 4 घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है। सिंघावली और अहीर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। में बागपत से बड़ी खबर है। मेरठ बागपत हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी है और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। इस हादसे में एक की मौत हुई है, 4 घायल हुए हैं। सिंघावली और अहीर थाना क्षेत्र का मामला है, ये सामने आया है। मेरठ बागपत हाईवे पर भीषण हादसा हुआ है जिसकी तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलटी है। इस हादसे में एक की मौत हुई है, 4 लोग घायल हुए हैं। और जानकारी हम लेंगे सुनील अग्रवाल से। सुनील, ये हादसा कब हुआ, क्या है पूरी जानकारी हादसे को लेकर? साक्षी, आपको बता दें कुछ श्रद्धालु गढ़मुक्तेश्वर से गंगा स्नान पर भंडारा करके वापस अपने गांव डिकोली लौट रहे थे। डिकोली गांव जनपद बागपत में पड़ता है, चांदनी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत। तो जैसे ही ये लोग वापस आ रहे थे तो सिंघावली थाना के बाद सिंघावली पुलिया होती है एक, उसके बाद जैसे ही ट्रैक्टर ट्रॉली पहुंची तो ये अनियंत्रित हो गया। वो ट्रॉली और ट्रैक्टर पलट गया। इसमें जो पीछे बैठा युवक था ट्रॉली में वो दब गया और उसके मौके पर मौत हो गई। 24 वर्षीय लड़का अभिषेक उसका नाम था, ढिगोली गांव का रहने वाला था। साक्षी ये भी बता दें सारे श्रद्धालु जो थे वो ढिगोली गांव के रहने वाले थे। साक्षी और ये भी है कि चार लोग जो मामूली रूप से घायल हुए थे उनको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। बहुत शुक्रिया आपका सुनील अग्रवाल जानकारी देने के लिए। तो जो 4 लोग घायल हुए हैं उनको अब उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब वो ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलटी
और इस हादसे में एक की मौत हुई है, 4 घायल हुए थे। सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। मेरठ बागपत हाईवे ये है जहां पर एक भीषण हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी है। ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। इस हादसे में एक की मौत हुई है और 4 घायल हुए हैं। तो सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र का मामला बता रहे हैं आपको। मेरठ बागपत हाईवे पर भीषण हादसा हुआ है। एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी है। इस हादसे में एक की मौत हुई है, 4 घायल हुए हैं। तो मेरठ बागपत हाईवे पर बड़ा ये हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट जाती है, जिसके बाद भीषण ये हादसा होता है और इसमें एक की मौत हुई है, 4 घायल हुए हैं। हरदोई में छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया है। एसडीएम ने मतदाता पुनरीक्षण के लिए जागरूक किया है। छात्र छात्राओं को बताएं कि आगामी 8 दिसंबर तक ये मतदाता पुनरीक्षण कार्य जो है वो चलेगा। 18 साल पूरी कर चुके मतदाताओं के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं और 1 जनवरी 2023 को 18 साल के होने वाले मतदाताओं के नाम इसमें शामिल होंगे। बीएलओ क्षेत्र में जाकर मतदाता सूची संशोधन का आवश्यक काम करेंगे। दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप पर फॉर्म भरकर मतदाता सूची में छात्र छात्राओं से अपना नाम दर्ज कराने की अपील भी की गई है। अभियान के दौरान बीएलओ क्षेत्र में जाकर मतदाता सूची संशोधन की कार्य करेंगे। जागरूकता अभियान के दौरान तहसीलदार प्रतीत त्रिपाठी और कॉलेज के शिक्षकगण और विद्यार्थी शामिल रहेंगे। ये जानकारी सामने आई है। आज हम लोग के द्वारा महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय में स्पेशल जो पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हो रहा है, आज से शुरू हुआ है। 9 नवंबर से लेके 8 दिसंबर तक के लिए बच्चों को और लोगों को जागरूक किया गया और बताया गया कि एडिशन डिलीशन या कोई संशोधन करवाना हो तो उस दौरान वो करवा सकते हैं। इसके अलावा डिलीशन या कोई संशोधन होना है वो भी चल रहा है, जैसे आपने आपको डिटेल में बता दिया है। तो हरदोई की एसडीएम है स्वाति शुक्ला, जिनको आपने सुना है। इन्होंने छात्र छात्राओं को जागरूक किया है। मतदाता पुनरीक्षण के लिए ये जागरूक किया गया एसडीएम के द्वारा। छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया है। और जानकारी हम लेंगे दीपक गुप्ता से। दीपक, एसडीएम स्वाति शुक्ला ने छात्र छात्राओं से मुलाकात की है और उनको जागरूक किया है। साक्षी बता दें कि ये निर्वाचन आयोग द्वारा है कि एक मतदाता पुनरीक्षण कार्य शुरू किया गया है, जिसमें जो भी बच्चे हैं जो 18 साल की उम्र जो है आगामी 1 जनवरी 23 को पूरा करेंगे, उनको वोटर लिस्ट में उनका नाम बढ़ाना है। तो इसके लिए अभियान चला कर, ये पूरे 1 माह का अभियान है जो 8 दिसंबर तक चलेगा, जिसके लिए छात्र छात्राओं को और उन युवकों को जागरूक किया जा रहा है कि मतदान करना उनका अधिकार है और मतदाता बनने के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। इसी चलते ये पुनरीक्षण कार्य चलाया जा रहा है और ये पूरे 1 माह चलेगा। और इसके लिए जागरूकता अभियान के चलते एसडीएम स्वाति शुक्ला जीडीसी कॉलेज पहुंची थी। वहाँ पर उन्होंने मतदाताओं को जागरूक किया, उनको समझाया कि मतदान का प्रथम अधिकार है। इसके लिए जागरूक गांव-गांव में इसको प्रचार करेंगे। जो भी युवक युवतियाँ 18 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं आगामी 1 जनवरी को, वो अपना वोट बनवाएं। जी साक्षी, बहुत शुक्रिया आपका दीपक गुप्ता जानकारी देने के लिए हमको खबर के बारे में। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।